जय हिंद। रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के बारे में हम बात कर रहे थे और इससे पिछले सेशन में हमने बात की थी पंजाब, यूपी और बिहार में जो भी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हुई उनके बारे में। हमने ये भी देखा था कि इस रीजन में रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को सप्रेस करने के लिए सरकार ने क्या क्या स्टेप्स लिए। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इनको फांसी दे दी गई। चंद्रशेखर आज़ाद शॉट हिमसेल्फ। ये सारी बातचीत हमने इससे पिछले सेशन में की थी। लास्टली हमने ये भी देखा था कि बंगाल में रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की शुरुआत कैसे होगी। इस सेकंड फेज में बंगाल कांग्रेस में डिवीजन होगा, दो फैक्शंस इमर्ज होंगे। एक फैक्शन को लीड करेंगे जेम्स सेन गुप्ता और दूसरे फैक्शन को लीड करेंगे सुभाष बोस। ये दोनों ही ग्रुप्स बंगाल में रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सरकार इनको बहुत ब्रूटली सप्रेस कर देगी। बट इसी फेज के दौरान बंगाल में एक और रिवॉल्यूशनरी इमर्ज होंगे जिनका नाम था सूर्या सेन। और सूर्या सेन एक ग्रुप फॉर्म करेंगे जिसको बुलाया जाएगा चित्तगोंग ग्रुप। ये चित्तगोंग ग्रुप करेगा चित्तगोंग आर्मरी रेड। इस आर्मरी रेड के बारे में आज अपने को पढ़ना है, बातचीत करनी है। दूसरा, बंगाल में ये जो सेकंड फेज ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ है, इसमें कई सारे चेंजेस देखने को मिले, कई सारे डेवलपमेंट्स देखने को मिले। इन चेंजेस के बारे में, इन डेवलपमेंट्स के बारे में भी आज अपने को पढ़ना है, बातचीत करनी है। देखो, शुरू करते हैं। चित्तगोंग आर्मरी रेड के लीडर थे सूर्या सेन। और सूर्या सेन की भी बड़ी अलग सी कहानी है। ये सूर्या सेन बेसिकली एक टीचर हुआ करते थे। इनका पढ़ाने का काम था। अंदर से रिवॉल्यूशनरी आदमी थे, लेकिन काम था इनका टीचिंग का। और जब गांधी जी एनसीएम को शुरू करेंगे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को शुरू करेंगे, तो सूर्या सेन इस एनसीएम में पार्टिसिपेट करेंगे और एनसीएम के दौरान ये टीचर बन जाएंगे चित्तगोंग के एक नेशनल स्कूल में। जब एनसीएम को विड्रॉ कर लिया जाएगा तो ये टीचर का काम करते रहेंगे, टीचिंग करते रहेंगे और कांग्रेस के लिए भी थोड़ा बहुत काम करते रहेंगे। बट इसी फेज के दौरान ये क्या करेंगे, आसाम बंगाल रेलवे का जो ट्रेजरी होगा, मतलब सरकार का जो खजाना होगा, उसको लूट लेंगे। ये और इनके कलीग जिनका नाम था अंबिका और सूर्या सेन जो हैं वो मिलके आसाम बंगाल रेलवे के ट्रेजरी को लूट लेंगे। सरकार को जब इसके बारे में पता चलेगा तो सरकार डाल देगी इनको जेल में। 1926 से लेकर 1928 के बीच में इनको जेल में डाल दिया गया। जब 1928 में सूर्या सेन को रिलीज किया जाएगा तो ये वापस से कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे और कांग्रेस के लिए कामकाज करने की शुरुआत कर देंगे। इनफैक्ट चित्तगोंग डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का इनको सेक्रेटरी बना दिया जाएगा। मतलब बड़ी अजीब पर्सनैलिटी है कि काम टीचिंग का है, लेकिन अंदर से रिवॉल्यूशनरी हैं और फंक्शन कर रहे हैं कांग्रेस में। मतलब सारी चीज़ें मिक्स हैं। और सूर्या सेन पढ़े लिखे आदमी थे। ये कहते थे ह्यूमनिज्म इज अ स्पेशल वर्च्यू ऑफ अ रिवॉल्यूशनरी। किसी भी रिवॉल्यूशनरी में ह्यूमन वैल्यूज़ होनी चाहिए। ह्यूमनिज्म बड़ा ज़रूरी चीज़ है, मानवता होनी चाहिए। लेकिन जब इस सेकंड फेज में बंगाल में रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ होने की शुरुआत हुई, एक तरफ जेम्स सेन गुप्ता का ग्रुप, दूसरी तरफ सुभाष बोस का ग्रुप, जब ये लोग रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को करेंगे और सरकार इनको ब्रूटली सप्रेस करेगी, तो सूर्या सेन भी डिसाइड करेंगे कि हम भी सरकार के अगेंस्ट में एक आर्म्ड रिबेलियन करेंगे। और सूर्या सेन सरकार के अगेंस्ट में एक आर्म्ड रिबेलियन को ऑर्गेनाइज करने की शुरुआत करेंगे। और इनका मोटिव बड़ा सिंपल था कि दिखाएंगे कि ये जो माइटी ब्रिटिश एम्पायर है, इसको आर्म्ड रिबेलियन के थ्रू चैलेंज किया जा सकता है, इसको ओवरथ्रो किया जा सकता है, इसको हटाया जा सकता है। सूर्या सेन की मदद करेंगे उनके कई सारे साथी। जो प्रोमिनेंट इनके कलीग्स थे उनमें एक थे अनंत सिंह, दूसरे थे गणेश घोष और तीसरे थे लोकीनाथ बाउल। अनंत, गणेश, लोकीनाथ बाउल, ये लोग सूर्या सेन के साथ में मिलेंगे और आर्म्ड रिबेलियन को ऑर्गेनाइज करने की शुरुआत करेंगे। इस ग्रुप को बुलाया जाएगा चित्तगोंग ग्रुप। ये जो ग्रुप है ये डिसाइड करेगा कि चित्तगोंग में सरकार के जो दो मेन आर्मरीज हैं, आर्मरीज का मतलब जहाँ पे आर्म्स को स्टोर किया जाता है, तो जहाँ पे सरकार के आर्म्स रखे हुए हैं, हथियार रखे हुए हैं, उसको लूटा जाएगा। और लूटने के बाद इन आर्म्स को रिवॉल्यूशनरीज को सप्लाई किया जाएगा। जितने भी टेलीफोन के लाइन्स हैं, जितने भी टेलीग्राफ के लाइन्स हैं, कम्युनिकेशन के जितने भी लाइन्स हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। और चित्तगोंग से रेस्ट ऑफ बंगाल से जो रेल जोड़ती है, उस रेल के ट्रैक को भी डिसलोकेट कर दिया जाएगा। मतलब कनेक्टिविटी को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाएगा। आर्मरीज को लूटा जाएगा, उन आर्म्स को सप्लाई किया जाएगा टू द रिवॉल्यूशनरीज और इन आर्म्स के थ्रू एक आर्म्ड रिबेलियन किया जाएगा सरकार के अगेंस्ट में और इस ब्रिटिश एम्पायर को ओवरथ्रो किया जाएगा। ये प्लान था। रेड की गई अप्रैल 1930 में, जिसको बुलाया जाता है चित्तगोंग आर्मरी रेड। इस रेड में लगभग 65 एक्टिविस्ट थे। लंबी चौड़ी रेड हुई और ये जो रेड है ये हुई अंडर द बैनर ऑफ इंडियन रिपब्लिकन आर्मी चित्तगोंग ब्रांच। क्या नाम दिया इन्होंने खुद को? इंडियन रिपब्लिकन आर्मी चित्तगोंग ब्रांच। इनफैक्ट ये रेड बेहद सक्सेसफुल रही।
ये दोनों मेन आर्मरीज को लूट लिया गया। सूर्य सेन साहब ने नेशनल फ्लैग को होइस्ट किया और प्रोक्लेम किया कि अब प्रोविजनल रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट को फॉर्म किया जा रहा है, और जैसे ही ब्रिटिश एम्पायर की जो सरकार है इसको ओवरथ्रो कर दिया जाएगा, इसको हटा दिया जाएगा, ये जो प्रोविजनल रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट है ये इंडिया के गवर्नमेंट को ओवरटेक कर लेगी, इंडिया को ओवरटेक कर लेगी। इन्होंने अपनी रेड सक्सेसफुली की और फिर ये लोग गांव वगैरह में जाके डिस्पर्स हो गए, मतलब भीड़ में मिल गए, और फिर छोटे छोटे टारगेट्स करेंगे। ये चलता रहेगा, प्लानिंग लंबी है, बिकॉज प्लानिंग क्या है कि ब्रिटिश एम्पायर को ओवरथ्रो करना है, उसके लिए सारी तैयारी हो रही है। एक रेड कर भी चुके हैं, प्रोमिनेंट चित्तगोंग आर्मरी रेड, जो कि बेहद सक्सेसफुल भी रही है। लेकिन सरकार को जब इसके बारे में पता चलेगा तो सरकार एक्टिव हो जाएगी, और इनफैक्ट बंगाल वाले रीजन में तो सरकार ज़्यादा एक्टिव थी। सरकार जो है वो सूर्य सेन को फाइनली अरेस्ट कर लेगी फरवरी 1933 में, और इनको फांसी दे दी जाएगी जनवरी 1934 में। सूर्य सेन को फांसी दे दी जाएगी जनवरी 1934 में, लेकिन सूर्य सेन की जो फांसी है ये इंस्पिरेशन का काम करेगी बहुत सारे यंग लोगों के लिए। वो बढ़ चढ़ के फिर हमारे नेशनल मूवमेंट में, हमारे स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करेंगे और बहुत सारे छोटे मोटे रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। ये बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। सूर्य सेन कौन थे? बेसिकली एक टीचर थे जो कि कांग्रेस के लिए काम किया करते थे, कांग्रेस से जुड़े हुए थे, बट अंदर से रिवॉल्यूशनरी थे। इन्होंने जब बंगाल में सेकेंड फेज शुरू हुआ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का, तो ये डिसाइड किया कि ये सरकार को चैलेंज करेंगे आर्म्ड रेबेलियन के थ्रू, और ब्रिटिश एम्पायर को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करके यहाँ पे अपना इंडिया की गवर्नमेंट बनाएंगे। इन्होंने प्लानिंग करी, और प्लानिंग ये थी कि आर्मरीज को लूटा जाएगा, चित्तगोंग में जो आर्मरीज हैं उनको, और जितने भी कम्युनिकेशन के नेटवर्क्स हैं उनको डिसरप्ट कर दिया जाएगा। रेड की गई अप्रैल 1930 को। बैनर क्या था? बैनर था इंडियन रिपब्लिकन आर्मी चित्तगोंग ब्रांच। बेहद सक्सेसफुली इस रेड को किया गया। रेड जब सक्सेसफुल हो गई तो सेन साहब ने नेशनल फ्लैग को होइस्ट किया और प्रोक्लेम किया प्रोविजनल रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट के फॉर्मेशन का। लेकिन सूर्य सेन साहब को फाइनली अरेस्ट कर लिया जाएगा फरवरी 1933 को, और इनको फांसी दे दी जाएगी जनवरी 1934 को। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है, बिकॉज यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है, तो लाइक का बटन दबा दो। शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, या जो भी लोग इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं उनको शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, ये तो बात हो गई चित्तगोंग आर्मरी रेड के बारे में। इस सेकेंड फेज में बंगाल वाले रीजन में यही एक प्रोमिनेंट एक्टिविटी हुई, बाकी सारी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हुई। लेकिन ये जो सूर्य सेन साहब ने रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी ऑर्गेनाइज की थी, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट देखने को मिला। ये जो सेकंड फेज है रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का इन बंगाल, इस सेकंड फेज में यंग विमेन का पार्टिसिपेशन बड़े लंबे चौड़े स्केल पे देखने को मिला। स्पेशली सूर्य सेन साहब के साथ में ये जो यंग विमेन है ये पार्टिसिपेट करेंगी इन रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में। अब तक विमेंस को नेशनल पॉलिटिक्स में इंक्लूड भी नहीं किया जा रहा था। जब गांधी आए थे तो थोड़ा बहुत बात होने लगी थी, लेकिन यहाँ बड़ा सिग्निफिकेंटली ये देखने को मिला कि कई सारी यंग विमेन जो हैं वो इस फेज की रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेंगी। ये जो विमेन है ये तरीके से मदद करेंगी। जैसे बहुत सारी औरतें शेल्टर प्रोवाइड करेंगी रिवॉल्यूशनरीज़ को, बहुत सारी मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का काम करेंगी, और बहुत सारी विमेंस जो हैं वो गन्स के थ्रू लड़ाई को भी लड़ेंगी। कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। एक है प्रीति लता। प्रीति लता जो है वो रेड करते हुए पास अवे हो जाएंगी। शी विल डाई बाय कंडक्टिंग वाइल कंडक्टिंग अ रेड। प्रीति लता। इनके अलावा कल्पना दत्त। कल्पना दत्त जो हैं उनको सूर्य सेन के साथ में ही अरेस्ट किया जाएगा और इनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाएगी। शांति घोष और सुनीति चंद्री, ये स्कूल गर्ल्स, छोटी बच्चियां हुआ करती थी, और ये जो हैं एक डीएम को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को गोली मार के मार देंगी, और ये करेंगी दिसंबर 1931 में। बीना दास जो हैं वो गवर्नर को शूट करेंगी। इनके कॉन्वोकेशन के दौरान, डिग्री जब इनको मिल रही थी, गवर्नर इनको डिग्री प्रोवाइड कर रहा था, तो उस कॉन्वोकेशन के दौरान बीना दास गवर्नर को पॉइंट ब्लैंक रेंज पे गोली मारेंगी, और ये करेंगी फरवरी 1932 में। तो पहली बार बड़ा प्रोमिनेंटली, बड़ा सिग्निफिकेंटली विमेंस का पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में। और इनमें से एक दो के नाम याद रखना, कहीं कोट करना पड़ जाए तो एक नाम याद रखना कि प्रीति लता हैं, या कल्पना दत्त हैं, या शांति घोष हैं, या सुनीति हैं, या बीना दास हैं। सारे एग्जाम्पल्स ना भी याद रहें तो भी ठीक है, बट हाँ एक दो नाम आपको याद रहने चाहिए ताकि अगर कहीं ज़रूरत पड़े तो आप कोट कर सको इनका नाम। बाकी अगर सारा याद हो जाए तो सबसे अच्छी बात है, फिर तो उससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता है।
तो एक तो लार्ज स्केल पे विमेंस का पार्टिसिपेशन देखने को मिला। दूसरा, बंगाल में ये जो सेकंड फेज ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ है, इस फेज में देखने को मिला कि ये जितने भी रिवॉल्यूशनरीज हैं और रिवॉल्यूशनरी ग्रुप्स हैं, ये फोकस कर रहे थे ग्रुप एक्शन पे। इंडिविजुअल एक्शंस पे उतना भरोसा नहीं था, उतना डिपेंडेंस नहीं था इस बार। जैसे जब बंगाल में पहला फेज हुआ था तो इंडिविजुअल हीरोइक एक्शंस को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा था। इनफैक्ट रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का ये जो सेकंड फेज था, इस सेकंड फेज में अभी भी पंजाब में अगर देखोगे, यूपी में अगर देखोगे, बिहार में अगर देखोगे, तो इंडिविजुअल हीरोइक एक्शंस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस था कि भगत सिंह जा रहे हैं, बॉम्ब गिरा रहे हैं, या कोई जा रहा है किसी को असैसिनेट कर रहा है, या चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं वो अकेले लड़ाई को लड़ रहे हैं। इंडिविजुअल हीरोइक एक्शंस पर बड़ा फोकस था। लेकिन बंगाल में इस फेज में ग्रुप एक्शंस के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया, इंडिविजुअल एक्शंस के ऊपर उतना फोकस नहीं किया गया। और इससे दो चीज़ें अपने को समझ में आती हैं कि एक तो ये जो रिवॉल्यूशनरीज हैं, इनका थोड़ा थोड़ा फेथ मासेस में डेवलप हो रहा है। इनको समझ में आ रहा है कि अकेले अकेले अगर हम बड़े बड़े काम कर भी देंगे तो सरकार को नहीं निकाल पाएंगे, सरकार को नहीं हटा पाएंगे, ज़रूरत पड़ेगी मासेस की, और इसलिए ग्रुप एक्शन पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। दूसरा, जब ग्रुप एक्शन लिया जाएगा, जब यूनाइटेड होकर लड़ाई को लड़ा जाएगा, तो वो ब्यूरोक्रेसी को भी डिमोरलाइज करता है, वो सरकार को भी थोड़ा डिमोटिवेट करता है, सरकार को भी दिखता है कि ये लोग यूनाइट हो रहे हैं। और तीसरा, कॉन्शियस एफर्ट किया गया कि मुस्लिम्स के पार्टिसिपेशन को फैसिलिटेट किया जाए। जो भी हिंदू रिलीजन से रिलेटेड चीज़ें हुआ करती थी, जैसे पूजा पाठ हुआ करता था या जो ओथ टेकिंग सेरेमनी हुआ करती थी, उन सब को पीछे रखा गया और यूनिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया। इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया कि सभी ग्रुप्स जो हैं वो बंगाल की रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, धर्म के बेसिस पे या किसी और बेसिस पे उनके बीच में डिवीजन ना आए। जो सबसे बड़ी चीज़ देखने को मिली इस फेज में वो था यंग विमेंस का पार्टिसिपेशन इन दी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़। लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स भी थे, कुछ कमियां भी थी। एक तो कंजर्वेटिव एलिमेंट्स अभी भी थे, और कंजर्वेटिव एलिमेंट्स का होना तो स्वाभाविक है, बिकॉज हम बात कर रहे हैं 1930s में, 25s में, और वो सोसाइटी उतनी एडवांस नहीं थी। वो सोसाइटी बेचारी जूझ रही थी, लड़ रही थी अपनी आज़ादी के लिए, तो वहाँ पे कंजर्वेटिव होना बनता भी था। कंजर्वेटिव इस सेंस में भी थी कि ये सारे ग्रुप्स जो हैं वो सरकार को ओवरथ्रो करना चाह रहे थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को निकालना चाह रहे थे। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट को निकालने के बाद किस तरीके की गवर्नमेंट फॉर्म की जाएगी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कोई आइडिया था नहीं। सोशियो इकोनॉमिक गोल्स हमारे क्या होंगे उनको इवॉल्व करने में भी फेल हो गए। आइडिया ही नहीं था ना कि आगे जाके क्या करना है, सिर्फ इतना पता था कि ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ये जो अंग्रेज सरकार है, इसको बाहर निकालना है। तो एक प्रॉब्लम तो ये थी कि कंजर्वेटिव दोनों ही सेंसेस में थे। एक तो जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ थी उस सेंस में भी, और दूसरा उस सेंस में भी कि अंग्रेज सरकार को जब निकाल दिया जाएगा तो कैसी गवर्नमेंट फॉर्म की जाएगी, इसका बहुत ज़्यादा आइडिया इन रिवॉल्यूशनरीज के पास में नहीं था। दूसरा, ये जितना भी बंगाल में रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हुई इस सेकेंड फेज में, उनकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? उनकी शुरुआत हुई थी बंगाल कांग्रेस में डिवीजन के बाद, जब दो फैक्शंस इमर्ज हुए। एक को लीड किया जेएम सेन गुप्ता ने और दूसरे को किया सुभाष बोस ने। मतलब कांग्रेस के एलिमेंट्स इसमें अभी भी थे। और जो स्वराजिस्ट ग्रुप था, अपन ने पढ़ा था कि बंगाल में जो पीजेंट्स के साथ में गलत किया जा रहा था, जो कि ज़्यादातर मुस्लिम्स हुआ करते थे पीजेंट्स, उनके साथ में जो गलत किया जा रहा था, स्वराजिस्ट ने इस मुस्लिम पीजेंट्री को सपोर्ट नहीं किया था। अब यही लोग जो हैं बंगाल कांग्रेस में जब फैक्शन हो गया है तो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो अभी भी ये जो मुस्लिम पीजेंट्री के लोग थे या ये जो मुस्लिम पीजेंट्स को रिप्रेजेंट करने वाले लीडर्स थे, वो ट्रू सेंस में अभी भी इन रिवॉल्यूशनरीज के साथ में जुड़ नहीं पाएंगे, बिकॉज बैक ऑफ द हेड क्या रहेगा कि ये तो वही पुराने स्वराजिस्ट हैं जिन्होंने हमारे टाइम पे हमारी मदद नहीं की थी। तो कुछ ड्रॉबैक्स भी रहे, लेकिन इनको ड्रॉबैक्स कहना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, बिकॉज एक ऐसी सोसाइटी जो कि 150-200 साल से किसी के अधीन है, कोई उसको सप्रेस कर रहा है, कोई ऑप्रेस कर रहा है, उसमें इतनी चीज़ें हो जाना ये भी अपने आप में बड़ी बात है। ड्रॉबैक्स तो सारे थे ही, हम गुलाम थे, तो इससे बड़ा ड्रॉबैक क्या हो सकता है? तो ठीक है, बट पढ़ने के लिए ठीक है। अच्छा, बंगाल में ये जितनी सारी चीज़ें हो रही थी, इनके लिए गवर्नमेंट ने किस तरीके से रिएक्ट किया? देखो, गवर्नमेंट पहले तो पैनिक मोड में चली गई। पैनिक मोड में क्यों चली गई? क्योंकि जब फर्स्ट फेज़ हुआ था रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का, तो सबसे ज़्यादा इंटेंस कहाँ पे हुआ था? बंगाल में हुआ था। बंगाल ने सरकार को हिला के रख दिया था। दूसरा फेज़ ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ बंगाल में इतना इंटेंस सरकार झेल नहीं सकती थी, तो सरकार इनिशियली तो पैनिक मोड में चली गई। लेकिन फिर
बड़ा सीवियरली सरकार ने रिप्रेस करने की शुरुआत करी। कुछ 20 रिप्रेसिव एक्ट्स को यूज़ किया गया और सरकार ने एकदम पुलिस को खुला छोड़ दिया रिवॉल्यूशनरीज को सप्रेस करने के लिए, उनको मारने के लिए, उनको दबाने के लिए। इसी फेज के दौरान 1933 में जवाहरलाल नेहरू साहब को अरेस्ट किया जाएगा सेडिशन के लिए और उनको 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। क्यों डाला जाएगा? बिकॉज जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को कंडेम करेंगे, वो इंपीरियलिज्म की पॉलिसी को कंडेम करेंगे और रिवॉल्यूशनरीज को प्रेज करेंगे उनके हीरोइज्म के लिए, उनके इंडिविजुअल हीरोइक या ग्रुप हीरोइक एक्ट्स के लिए। सरकार बोलेगी कि ये तो सेडिशन है, आपको जेल जाना पड़ेगा 2 साल के लिए। अच्छा, इंपीरियलिज्म क्या होता है? मैं ऐसी उम्मीद करके चल रहा हूँ कि ये जो सोशलिज्म नाम की चीज़ है, ये जो कम्युनिज्म नाम की चीज़ है, या हमने जो मार्क्सिज्म नाम की चीज़ पढ़ी है, कई बार रेफरेंस में आई है पिछले 2-3 लेक्चर्स में, इनके बारे में आपको पता होगा। और अगर नहीं पता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। 9th की पहला और दूसरा चैप्टर जो है 9th NCERT हिस्ट्री का, उसमें बहुत अच्छे से इसके बारे में बात की गई है। अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो उसको देख लो, अदरवाइज पूछ लेना। वी विल टॉक अबाउट दिस इन सम सेक्शन। इंपीरियलिज्म क्या होता है? इंपीरियलिज्म को अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो इंपीरियलिज्म का मतलब है जब कोई कंट्री अपने एरिया से बाहर जाके किसी दूसरे एरिया या किसी दूसरे कंट्री को फोर्सफुली अपने कब्जे में लेती है और उस दूसरे एरिया, उस दूसरे कंट्री के रिसोर्सेज को अपने फायदे के लिए यूज़ करती है, तो उसको बुलाया जाता है इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने एरिया से बाहर जाके हमारे कंट्री पे कब्जा इस्टेब्लिश किया, हमारी कंट्री को कॉलोनी बनाया और हमारी कंट्री के जो रिसोर्सेज थे उनको यूज़ कर रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने फ़ायदे के लिए। इसी को बोलते हैं इंपीरियलिज्म। तो जवाहरलाल नेहरू साहब ने इस इंपीरियलिज्म को कंडेम किया था और रिवॉल्यूशनरीज की इस लड़ाई को अप्रिशिएट किया था, प्रेज किया था। इसके लिए 1933 में इनको सेडिशन के चार्जेस पे अरेस्ट कर लिया गया और 2 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। और इसके साथ आज की अपनी बातचीत खत्म हो गई। इसके बाद हम बात करेंगे आइडियोलॉजिकल रीथिंकिंग के बारे में कि ये जो रिवॉल्यूशनरीज हैं इनकी आइडियोलॉजी किस तरीके से इवॉल्व होगी, किस तरीके से डेवलप होगी, आगे कहानी कैसे चलेगी, उसको अपन देखेंगे। लेकिन आज के सेशन में ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट था नहीं, बस एक तो बेसिक याद रखना है कि ये चिटगोंग आर्मरी रेड क्या थी, और दूसरा मोटे तौर पे ये 3 पॉइंट्स याद रख लो कि ये जो सेकंड फेज ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ है इसमें विमेंस का लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा। इसमें इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन से ज़्यादा ग्रुप एक्शंस के ऊपर फोकस किया जाएगा और ये एंश्योर किया जाएगा कि कोई भी रिलीजन वगैरह के बेसिस पे डिवाइडेड ना हो, यूनिटी को एंश्योर किया जाएगा। इसके साथ आज की अपनी बातचीत खत्म हो गई। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।